आखिर ऐसा क्या कारण है कि हजारों मंदिरों की रक्षा एवं जीर्णोद्धार के बाद भी राजा मानसिंह भारतीयों के आदर्श नहीं है? इस बात पर सभी इतिहासकार एक मत है कि राजा मानसिंह के कार्यकाल में समय भारत में काशी, मथुरा, अयोध्या, बिहार समेत बंगाल तक अनेकों हिंदू मंदिरों का उद्धार हुआ। राजा मानसिंह का काल हिंदू मंदिरों के उद्धार का स्वर्णयुग माना जाता है। उसके बाद भी भारत की अधिकतर जनता राजा मानसिंह को घृणा की दृष्टि से ही देखती है। देखिए कितनी रोचक बात है ना, एक व्यक्ति जो हजारों लाखों मंदिरों का उद्धारक है लेकिन भारतीय जनता का प्रिय नहीं है। भारत की जनता राजा मानसिंह से घृणा क्यों करती है, इस बात को कड़ी जोड़ते हुए समझना होगा। 1192 ईस्वी का समय था जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1194 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी की सेना कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में काशी तक पहुंच गई, पूरे काशी को उजाड़ दिया। 1199 ईस्वी तक तो बख्तियार खिलजी बिहार के नालंदा तक पहुंच गया। 1200 ईस्वी तक अफगानों ने भारत में पूरी तरह पकड़ बना ली। यह अफगान शासक तुर्की के खलीफा को अपना सर्वोच्च शासक मानते थे। भारत में समय के साथ अफगान सरदारों में भी फूट पड़ी और प्रत्येक सरदार ने अपनी अलग अलग सल्तनत बना ली। अफगानों तुर्कों की जो नई सल्तनतें बनी थी वैसे तो यह अनगिनत थी, लेकिन जो प्रमुख शक्तिशाली सल्तनत जो थी, जैसे पश्चिम में गुजरात सल्तनत, उत्तर में मालवा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, पूर्व में बंगाल सल्तनत, दक्षिण में बहमनी सल्तनत, और यह सभी सल्तनतें अपने आप में सुपर पावर थी। गुजरात सल्तनत के पठानों ने 1472 ईस्वी में ही गुजरात का प्रमुख तीर्थ द्वारिकाधीश मंदिर मस्जिद में बदल डाला था। इसी गुजरात सल्तनत के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें रानी कर्णावती जी को जौहर करना पड़ा। बंगाल सल्तनत तो गुजरात सल्तनत से भी कई सौ गुना ताकतवर थी। 200 आधुनिक तोपें उसके पास थी, 2 लाख से ऊपर सैनिक थे। ये बंगाल सल्तनत आज के जौनपुर से शुरू होती थी और बिहार, झारखंड, बंगाल आदि राज्यों से होते हुए वर्मा तक जाकर इसकी सीमाएं खत्म होती थी। इसी बंगाल सल्तनत ने उड़ीसा के मंदिरों तक पर हमला किया था, जिसमें कोरनाक सूर्य मंदिर तो तोड़ ही डाला। जगन्नाथपुरी मंदिर पर आक्रमण किया गया, लेकिन हिंदुओं ने यह मंदिर बचा लिया। इसी सल्तनत के दम पर शेरशाह राजस्थान तक में अपना झंडा गाड़ गया। भारत के बीचों बीच दिल्ली में लोधी सल्तनत, लोधी भी पठान बहमनियों से तो हिंदुओं को पेशवाओं के काल तक पढ़ना पड़ा। पेशवाओं के काल तक क्यों, आज तक हमें बहमनियों से संघर्ष करना ही पड़ रहा है। दक्षिण का टीपू सुल्तान तक तुर्की खलीफा की आज्ञा लेकर तख्त पर बैठता था। पूरा भारत पठानों के चंगुल में था। इसी समय अकबर की एंट्री हो गई। आमिर राजपरिवार ने मौका लपका और अकबर से ही एक के बाद एक अफगान सल्तनतों का नाश करवाया। सबसे पहले मालवा सल्तनत पर धावा बोला और अफगान मियां बाज बहादुर खान को मारा। उसके बाद मालवा में धर्म परिवर्तन का नंगा नाच एकदम बंद हो गया। कम से कम अगले 50-100 वर्ष अकबर की सेना की सहायता से ही श्रीमान सिंह ने गुजरात सल्तनत पर धावा बोला। गुजरात सल्तनत तबाह हो गया। एक और इस्लामी सल्तनत का सफाया इसी समय अकबर की सेना की मदद से ही राजा मानसिंह ने बंगाल सल्तनत का सफाया कर दिया। श्रीमान सिंह को जैसे जैसे लगा कि भारत भीतर से मजबूत हो रहा है, तो उन्होंने भारत से बाहर निकलकर आक्रमण करने की योजना भी बनाए। अफगानिस्तान गए। जिस तरह आज कश्मीर मुद्दे पर सारे इस्लामी देश एक है, उस समय राजा मानसिंह के अफगानिस्तान पहुंचने पर भी इस्लामी शक्तियां एक हो गई। उस समय तुरान नाम का एक देश हुआ करता था। आज के हिसाब से तुलना करें तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक ये देश मिलकर तुरान कहलाते थे। तुर्की भी इस गठबंधन का सदस्य था। अकबर का खुद का भाई अकबर के खिलाफ हो गया। इन सभी ने मिलकर राजा मानसिंह पर से घोर युद्ध किया, लेकिन सभी पराजित हुए। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, तुरान, तुर्की, इन सबको राजा मानसिंह ने अकेले पराजित किया। उसी विजय का प्रमाण आमेर का पचरंगा ध्वज है। एकमात्र राजा मानसिंह का कार्यकाल ही ऐसा रहा जब भारतीयों ने तुर्कों को टैक्स नहीं दिया। प्रत्येक मुस्लिम शासक तुर्कों को टैक्स देता था। अकबर ने तुर्कों को कभी टैक्स तो क्या, भाव तक नहीं दिया। जिस इस्लामी तंत्र को पिछले 800 वर्षों की मेहनत से भारत में स्थापित किया था, राजा मानसिंह ने उसे अकबर की मूर्खता की सहायता से कुछ ही वर्षों में ध्वस्त कर दिया। राजा मानसिंह जी के बाद मराठों का उदय हो गया। इधर मुगल सत्ता में तुर्की घुसपैठ हो गई। भारत समर्थित दारा शिकोह के स्थान पर तुर्की समर्थित
औरंगजेब बैठ गया। औरंगजेब के पतन के बाद पेशवाओं का उदय हुआ, फिर अंग्रेज आए और उसके बाद आया लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री अफगानिस्तान के उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक रखता था। इस्लाम में उलेमा होता है, ये बड़ा ही बड़ा ओहदा है। कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में उलेमा लोग मुसलमानों को गाइड करते हैं और इनकी शिक्षा का स्थान होता है मदरसा। जैसा कि हम बता चुके हैं, भारत का पहला शिक्षा अबुल कलाम आजाद मंत्री उलेमाओं के खानदान से ही था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद इस्लाम को इतनी बारीकी से जानते थे कि तजर्मन एक कुरान और अल हलाल जैसी पुस्तकें भी लिखी। अल-हिलाल नाम की इनकी एक पत्रिका भी आती थी। मौलाना अब्दुल कलाम के पिता थे मोहम्मद खैरुद्दीन। उनके परिवार में भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहां पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट गए। यहां उन्हें कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। इस प्रकार एक कट्टर मुसलमान जो पहला शिक्षा मंत्री बना, जिसे अपना इतिहास ज्ञात था कि राजा मानसिंह के कारण उसकी पठान कौम पूरे साम्राज्य का नाश हुआ है, तो भला वो फिर श्री मानसिंह के नाम को गुमनामी में क्यों न पहुंचाता। स्वयं ही विचार करने वाली बात है। राजा मानसिंह एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका पश्चिम के द्वारिकाधीश मंदिर से लेकर पूर्व में जगन्नाथपुरी मंदिर की